नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को राम उत्कृष्ट का इतिहास नामक पुस्तक भी भेंट की। तो राम उत्कर्ष का इतिहास नामक पुस्तक जो है वो यहां पे राज्यपाल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेंट की और मुलाकात की ये तस्वीर इस पुस्तक के पहले पेज पे भगवान श्री राम की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों ज्वाली, ज्वालामुखी व घुमारवीं में चुनावी रैलियां कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की और साथ ही विकास, आस्था व काम की बदौलत जन समर्थन मांगा। साथ ही लोगों ने यहां पे जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो जय श्री राम के उद्घोष से पूरा इलाका गूंज उठा और जोरदार स्वागत योगी आदित्यनाथ का किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, देशवासियों का आह्वान किया था पंच प्रण के लिए। ये पंच प्रण है एक विकसित भारत का निर्माण करना, एक विकसित भारत का निर्माण करना। आपने देखा होगा जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिस भारत पर 200 वर्षों तक ब्रिटेन ने शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना। कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 दी, लेकिन जब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। कश्मीर में धारा 370 के समाप्त होने के साथ ही आतंकवाद के अंतिम ताबूत में भी कील ठोकने का कार्य कर दिया गया कि अब आगे से भारत के अंदर आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी। और अगर किसी दुश्मन ने भारत की सीमा में घुसने का प्रयास किया या भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हिमाचल प्रदेश के वीर योद्धा जवान तैयार हैं। दुश्मन की धरती में घुस करके वहीं जाके मारेंगे। और शनिवार को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में वाटर वीक कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। बताया यह जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा में चले वाटर वीक कार्यक्रम का समापन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों के लिए कार्रवाई की कार्यसूची पुस्तिका का विमोचन किया है। इस दौरान उनसे खास बात की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। सर, आज बुकलेट लॉन्च की गई है आपके मंत्रालय द्वारा। इस बुकलेट में क्या कुछ खास है, किस तरीके से आप अपनी कार्य योजनाओं को जहाँ तक पहुंचाएंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा ये मोदी की सरकार है। मोदी जी सैचुरेशन मोड पे काम करते हैं। हम ग्रामीण विकास मंत्रालय जिस तेजी से गांव के उत्थान के लिए हम योजनाओं को जमीन पर उतार रहे हैं, उसकी जानकारी जनता के बीच होनी चाहिए। मैंने उदाहरण के रूप में गांव जाता हूं, किसी को वृद्धा पेंशन मिल गया तो कह देता है कि ये तो राज्य सरकार दे रहा है। किसी को विधवा पेंशन, कोई गरीब की मृत्यु हो गई असामयिक, उसे 20,000 रुपया भारत सरकार देती, तो वो उन्हें पता नहीं। आवास बन रहा है गरीबों के लिए, वो कई राज्य कर दिए हैं अपना आवास। तो ये सारी जानकारी है और साथ में साथ ये भी कहा हूं कि इसे अब ग्राम पंचायत के ग्राम सभा में भी रखा जाए। सर,
क्या इस किताब में पहले 8 सालों का भी जिक्र है कि क्या कुछ मंत्रालयों की ओर से काम किया गया और आगे की भी कार्य योजना है या आगे की ही? हमने इस किताब में मुख्य रूप से योजनाओं की चर्चा की है, तुलनात्मक भी थोड़ा सा दिया है, लेकिन ये तो आंकड़े बढ़ते और घटते रहते हैं हर दिन। तो फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा दिया है, जिस दिन छपा उस दिन हम मान लिया जाए 2,60,000 घर हमने अलॉट किया और आज 2,72,000 घर हमने अलॉट कर दिया। तो उस ढंग से तुलनात्मक दिया हूं, लेकिन योजनाओं पर ज्यादा फोकस किया। आखिरी सवाल रहेगा सर, चूंकि डिजिटल दौर है, इस किताब को डिजिटली तौर पे किस तरीके से आप लोग जनता के बीच में लेके जाएंगे? डिजिटल हर राज्य को हर भाषा में हम डिजिटल अभी तो केवल एक लैंग्वेज में लॉन्च किया है, लेकिन इसी माह के अंदर में हम हर लैंग्वेज में इसको करके लॉन्च करेंगे जो हर राज्य ग्राम सभा तक पहुंचा सके। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है इस किताब में तमाम चीजों का जिक्र किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। इस वक्त हमारे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। आपका गुजरात में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि ईशुदान गढ़वी होंगे और सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता ने अपना सीएम चुन लिया है और कहा कि हमने सीएम पद के लिए सुझाव मांगे थे। हमारे पास 16,48,000 लोगों का जवाब आया था, जिसमें 73% लोगों ने गढ़वी के नाम का समर्थन किया। तो ईशुदान गढ़वी के बारे में कुछ जानकारियां आपको दे तो दरअसल 10 जनवरी 1982 को गुजरात के पिपलिया में उनका जन्म हुआ और ईशुदान गढ़वी पेशे से एक पत्रकार भी हैं। इसके अलावा 14 जून 2021 को आम आदमी पार्टी की उन्होंने सदस्यता ली और गुजरात में आम आदमी पार्टी के जमीनी नेता के तौर पे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो 14 जून 2021 को आम आदमी पार्टी की उन्होंने सदस्यता ली और गुजरात में आपके जमीनी नेता के तौर पे पहचान उन्होंने बनाई। तो पूरी दुनिया की बात करें तो हवा की खराब गुणवत्ता वाले देशों में भारत टॉप पे है। यहां औसत AQI ही 500 के ऊपर है। सबसे प्रदूषित टॉप शहरों में भारत के 4 शहर शामिल हैं। इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही देश में हवा की हालत पतली हो गई है। सबसे बुरा हाल उत्तर भारत का है, जहां AQI खतरे से ऊपर है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली NCR में धुंध और धुएं की घनी चादर में लोग सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। हवा की खराब गुणवत्ता के मामले में दुनिया में भारत नंबर 1 पर है। दिल्ली और दिल्ली से सटे कुछ शहरों में तो शुद्ध हवा बिल्कुल नदारद है। दिल्ली और NCR के इन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली की कई जगहों पर AQI 500 से 700 के बीच है। नोएडा में AQI 519, फरीदाबाद में 515 और गाजियाबाद में 493। दिल्ली NCR के लोग शुद्ध हवा ढूंढ नहीं पा रहे और घर में रहने के लिए मजबूर हैं। तो सियासत भी अपनी आदतों से मजबूर है। कल तक केजरीवाल पंजाब के किसानों की तरफ से इस मौसम में पराली को जिम्मेदार मानते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि इस पर सियासत न करें। अपना वहाँ क्या होता है, किसान अपनी फसल उगाते हैं, फिर अपनी फसल काटते हैं। तो जैसे इतनी बड़ी फसल होती है तो वो इतना सा काटते हैं और नीचे वाला रह जाता है, वो नीचे वाला डंडा रह जाता है। उस डंडे को पराली कहते हैं। अब वो किसान क्या करता है, अब उसको अगली फसल उगानी है, वो इस पराली को हटाने के लिए तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो उसमें आग लगा देता है सारी पराली में। एक दिन के अंदर उसकी सारी पराली जल जाती है, जो सारा खेत था साफ हो जाता है और वो अपनी अगली फसल जला देता है। वो सारा धुआं इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है,
वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। उसकी वजह से हमारा सारा इतना प्रदूषण हो जाता है, हमारी हवा खराब हो जाती है। पोल्यूशन एक समस्या है, मैं सहमत हूँ। और मैं आपको अगर मेरे फ़ोन में डेटा पड़ा हुआ है, पोल्यूशन पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। ऐसे दिखाया जा रहा है, इस पे केवल और केवल राजनीति हो रही है पोल्यूशन में। अब क्या किया जाए? दिल्ली के मुख्यमंत्री कहें भी तो कैसे कहें, क्योंकि पंजाब में भी उन्हीं के भगवंत मान साहब की सरकार है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा का राज क्यों हुआ, इस पर राजनीति की नजर से तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है और बीजेपी इसकी अपनी व्याख्या कर रही है। केंद्र सरकार अब पीछे नहीं रह सकती। केंद्र सरकार को इसका नेतृत्व करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को बिहार तक प्रॉब्लम है, राजस्थान तक प्रॉब्लम है। राजस्थान के भिवाड़ी जिले में आज सीवियर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। बिहार के मोतिहारी, बेतिया, कटिहार में वेरी पुअर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। ये तो पंजाब की वजह से नहीं हो रहा ना। तो ये समस्या तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, जिसके लिए केंद्र सरकार को सामने आके प्रदूषणों के कारणों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जहां प्रदूषण है वहां पे जो स्टेप्स दिल्ली सरकार उठा रही है, ये स्टेप्स पूरे देश में उठाने की जरूरत है। 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने 1350 करोड़ रुपए क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए पंजाब सरकार को और अन्य सरकारों को दिया है। क्रॉप रेसिड्यू पराली मैनेजमेंट के लिए, जिसमें पंजाब ने 1,20,000 मशीन खरीदा। और आपको जान के आश्चर्य होगा, लगभग 12,000 मशीन गायब हो गया, चोरी हो गई, पता नहीं कहां चला गया, मिल ही नहीं रहा। सवाल मौजूद है कि इस मौसम में आखिर सांस लेना बेहाल क्यों हो जाता है। नेताओं को, पार्टियों को, सरकार को, जनता को सबको पता है समस्या क्या है और समाधान क्या है, तो फिर आखिर क्यों सियासत इस समाधान के रास्ते में हर बार आड़े आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बाराबंकी में अपना दल एस के विधायक रामनिवास वर्मा और कार्यकर्ताओं की दबंगई सामने आई, जहां शवाबपुर टोल पर टोल ना देने को लेकर दबंगई की गई। टोल प्लाजा पे जमकर तोड़फोड़ और मारपीट हुई। तोड़फोड़ और मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। विधायक और उसके गुर्गों ने 25 गाड़ियों को बिना टोल निकालने का दबाव बनाया, जिसे लेकर मारपीट की गई। मामला मसोली थाना इलाके के शहाबपुर टोल प्लाजा का है। कुछ लोग आ रहे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ थी उनकी, तो गाड़ियाँ निकल रही थी। फिर हमारा स्टाफ पूछने लगा और कितनी गाड़ियाँ हैं आपकी। और सर गाड़ियाँ ना अलग अलग बूथों से, कुछ 6 नंबर से आ रही थी, कुछ 5 नंबर से, कुछ 4 नंबर से, और उसमें बीच में अलग से भी गाड़ियाँ निकल रही थी, तो वो बीच से आ रहे थे। तो जो हमारे स्टाफ पूछने लगा और कितनी गाड़ियाँ हैं, जब उनकी गाड़ियाँ आई तो वो बोले कि नहीं, पूरा मतलब टोल एकदम से ये सारे बूम ना हटवा दीजिए। तो एक लाइन बोले हमारे सुपरवाइजर, एक लाइन खाली करवा दे रहे हैं, आप पूरी लाइन से आइए ना। तो बस इसी में, इतनी बात में ही वो लोग हमारे स्टाफ को, मतलब जितने सारे लोग थे ना, वो दौड़ के आके मारने लगे। अपना दल पार्टी के कुछ। प्रयागराज में डेंगू के मामलों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में डीएम, सीएमओ और नगर आयुक्त पेश हुए और कोर्ट ने कड़े रुख अपनाते हुए लापरवाही न बरतने का निर्देश दिया। सभी वार्ड में कमेटी गठित कर मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए गए। मामले में 9 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। और जालौन में एआरटीओ के वाहन में टक्कर मारने की कोशिश की गई। एआरटीओ विनय पांडे बाल बाल बचे। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ तलाशी अभियान चला रहे थे एआरटीओ, और मोरंग लाद के जा रहे ओवरलोड ट्रक को रोकने की कोशिश की गई। ट्रक चालक ने एआरटीओ के वाहन में टक्कर मारने का प्रयास किया और कई किलोमीटर पीछा करने के लिए पीछा किया गया। उसके बाद ट्रक बरामद किया गया। ट्रक चालक और क्लीनर मौके से फरार हो गए। एआरटीओ विनय पांडे ने मामला दर्ज नहीं कराया और मामला नहीं दर्ज कराने पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हम लोगों को सूचना मिली थी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे कुछ गाड़ियां ओवरलोड निकल रही। उसी के आधार पे चिड़ियाकट से हम लोग चेकिंग के लिए चढ़े हुए थे। जैसे ही ऊपर गए तो एक ट्रेलर दिखा यूपी 79 नंबर का, जिस पे आगे के नंबर पे ग्रीस लगा रखा था। तो उसे रोकने का जब प्रयास किए तो ड्राइवर ने पहले तो गाड़ी को इधर उधर लगाने के लिए दाएं बाएं कर रहा था,
बाद में जब हमने गाड़ी को आगे अपनी बढ़ा करके हमारे सिपाही ने इशारा किया तो वो सीधे ड्राइवर ने कहा कि अगर नहीं हटाएंगे तो मैं गाड़ी को निकाल दूंगा, आप लोगों को धक्का मारते हुए, चक्कर मारते हुए निकाल दूंगा। और खबर मऊ से है, जहां मुख्तार अंसारी गैंग के करीबी पंकज सिंह को गिरफ्तार किया गया है और दिन दहाड़े आरोपी पंकज ने एक व्यक्ति को गोली मारी थी। पुलिस ने पिस्टल के साथ पंकज को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। और फतेहपुर में डीएसपी की गाड़ी को टक्कर मारने वाला ट्रक चालक गिरफ्तार हुआ है। ट्रक चालक को ट्रक के साथ और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौवंश लदा ट्रक को भी पुलिस ने बरामद किया है। तो शिवराजपुर मेला स्थल से यह गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज किया है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। बुलंदशहर में तलाशी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। 2 बदमाशों ने यह फायर किया और संख्या ये बताई जा रही है कि अलग अलग बाइकों पे सवार थे और एक बाइक पे 2 बदमाश थे, कुल 4 बदमाश थे। और फायरिंग में पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश वहां से फरार हो गए। सियाना के हापुड़ मार्ग थल तिराहे का यह मामला। मेरठ पुलिस ने गौ तस्कर अकबर बंजारा और सलमान की परतापुर क्षेत्र में 2.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया है। दोनों 19 अप्रैल 2022 को असम में हुए एनकाउंटर में मारे गए थे। अकबर बंजारा पे असम में 2 लाख रुपए का इनाम था और उसकी संपत्ति को आज कुर्क किया गया। पुलिस ने 1 सप्ताह पहले शुक्रवार को बहसुबा क्षेत्र में 19 करोड़ रुपए की जमीन को जब्त किया था और गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। गौ तस्कर अकबर बंजारा की आज संपत्ति पर पुलिस की जब्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। जो पीछे ये प्लॉट है, पहले यहाँ पर मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से ये कार्रवाई की गई थी, बुलडोजर चलाया गया था, लेकिन आज यहाँ पर जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है, जब्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, मेरठ पुलिस यहाँ पर 2 करोड़ 29 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर कार्रवाई कर रही है। साफ तौर पर देखा जाए तो पहले भी कई ऐसी बड़ी जगहों पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है और फिलहाल बात करने के लिए फिलहाल हमारे साथ मौजूद है डीएसपी। सर, क्या कहेंगे, किस तरह से कार्रवाई चल रही है? और देखा जाए तो पहले भी कई बड़ी संपत्तियों पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। अकबर सलीम के ऊपर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसके तहत माननीय डीएम साहब द्वारा उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया है। उसी के क्रम में आज प्रशासन के लोग, हम लोग मौजूद हैं, जो संपत्तियों पर कुर्क करने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, पहले ये कितनी दुकानें हैं, कितने मकान हैं और कितनी की संपत्ति? 7 की संख्या में प्लाट और मकान है। इनको पहले ध्वस्तीकरण किया गया था और अब इनको सीज की जा रही है और ये लगभग 2 करोड़ 29 लाख की कुल 7 की संख्या में है। सर, पहली जब्तीकरण की बात की जाए या फिर सीज की बात की जाए तो कितनी करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अभी तक पुलिस जब्त कर चुकी है? 50 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जो बिजनौर में भी, फलौदा में भी, और ये क्रम लगातार अभी जारी रहेगा। विवेचना की जा रही है, जैसे जैसे इतनी संपत्तियों का, अवैध संपत्तियों का पता चलेगा, ये कुर्की और संपत्ति जब्तीकरण जारी रहेगी। काली कमाई से अर्जित संपत्तियों पर पुलिस का शिकंजा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो भी इस प्रदेश में, सरकार में जिसने भी काली कमाई करी है, और सब पे कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर अकबर बंजारा की जो काली कमाई से अर्जित संपत्ति है, उस पर ये कार्रवाई चल रही है। मेरठ पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही है। देखा जाए तो मेरठ के अंदर पहले भी कई करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है और फिलहाल देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो सूचना बोर्ड लगा है जिला माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा, ये संख्या अपराध संख्या है D2021152020 एवं आदेश पत्र संख्या ये है। सारी चीज इसमें लिखा हुआ है और उसी के अनुपालन में ये कार्रवाई की जा रही है। लगातार देखा जाए तो पहले भी अकबर बंजारा की करोड़ों की संपत्ति पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन आज फिर दोबारा एक बार अकबर बंजारा की बड़ी एक कार्रवाई हो रही है। 2 करोड़ 29 लाख से ज्यादा की ये कार्रवाई है, जिस पर 7 दुकानें हैं और 2 मकाने हैं, जिन पर पुलिस की कार्रवाई चल रही है। मेरे चंदौली में 5 लाख की हेरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है और हेरोइन को बेचने के लिए ये नगीना ले जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और अब इससे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता चल पाए कि कब से ये इस काम को अंजाम दे रहा था, इसके और साथी कौन है, ताकि एक एक कड़ी को जोड़ के पूरी चेन को शिकंजे में लिया जा सके।
ग्रेटर नोएडा में किसानों पे लाठीचार्ज को लेकर किसान संगठनों में रोष है। किसान संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शन भी किया और भारतीय किसान यूनियन ने अधिकारियों का घेराव किया और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। किसानों की रिहाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और कहा कि किसानों की रिहाई नहीं हुई तो किसान संगठन बड़ा आंदोलन करेंगे। एनटीपीसी पे प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। तो किसानों की रिहाई को लेकर यहां पे ज्ञापन भी सौंपा गया और किसान यहां इकट्ठा हुए, प्रदर्शन किया, बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। एनटीपीसी पे प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। और उसी लाठीचार्ज को लेकर किसानों में यहां भारी आक्रोश देखा गया। जगह जगह प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन ने अधिकारियों का घेराव भी किया और कहा कि अगर मांग नहीं मानी गई तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।